छोड़ो, मानो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा मतलब बेटी के साथ। तो वो फॉलो करी क्यों करी कि सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मानो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। हेलो तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो बच्चों देखो, आज की इस वीडियो के अंदर हम साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। अच्छे से इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को पूरा कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले आपको इसके नाम का मतलब समझ में आना चाहिए कि नाम का मतलब क्या है भाई साहब, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले उसमें किसका जिक्र आया है, रासायनिक अभिक्रिया का। तो अपन सबसे पहले क्या जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब आखिर होता क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में आपने देखा होगा, जो आपकी माता जी मम्मी है, ठीक है, वो जब खाना बनाती है, जब रोटी बनाती होगी ना, तो एक तरफ क्या करती है, एक तरफ थोड़ा आटा लेती है, एक तरफ क्या लेती है, पानी लेती है। अब उन दोनों का मिक्स करती है, मतलब क्या करते हैं, आटा गूंथना आता होगा ना, एक तरफ तो आटा लेते हैं, एक तरफ क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो आटा तैयार होता है, ठीक है, आटा तैयार होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, रोटी का निर्माण होता है। ऐसे ही ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। देखो हमने आटा और पानी को मिलाया, आटे और पानी को मिलाया, तो किसका निर्माण हुआ, रोटी का। तो ऐसे ही जो रोटी जो आई है ना, वो पदार्थ जो उसके अंदर नए नए गुण है कि नहीं है, क्योंकि रोटी जो आई है उसके अंदर नए गुणों वाले पदार्थ, जैसे रोटी गर्म है, रोटी पकी हुई है, तो इसका गुण क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले आटा कच्चा था, अब आटा क्या हो गया, पक गया। तो नए गुणों वाला जो परिवर्तन होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कि पहले हमने आटे के अंदर पानी मिलाया, फिर उसको रोटी के शेप दिया, उसके बाद उसको तवे पे रखा, उसके बाद क्या करा हमने, उसको गर्म किया, तो क्या बनी, रोटी बनी। तो मतलब जो हमने पूरी जो प्रोसेस थी उसे क्या बोलते हैं अपन, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, भोजन का पचना। देखो भोजन का पचना, सबसे पहले तो जानो भोजन का पचना। देखो कि जैसे कि आपने कुछ खाना खाया, ठीक है, अब खाना खा तो लिया आपने, खाना खा तो लिया, पेट में गया। अब भोजन का पचना, पचना मतलब कि जो आपके अंदर क्रिया हो रही है, भोजन पच रहा है, तो वो भी क्या बेटा लोग, एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिएगा सबसे पहले आप जान देंगे। अब देखो उसके बाद क्या है, लोहे पर जंग लगना। क्या है, लोहे पर जंग लगना। जैसे कि लोहे पर जंग लग जाती है, तो पहले लोहा सीधा साधा था, उसके बाद उस पर क्या लगी, जंग लग गई, तो ये भी क्या बेटा लोग, रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, देखो दूध के अंदर अगर थोड़ा सा मैं दही डाल दूंगा, तो वो दही अगले दिन पूरा दूध क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। और भोजन का पाचन, देखो भोजन का पाचन और पचना, देखो यहाँ पे क्या आएगा, लिख सकते हो भोजन का पकना। भोजन का पकना, जैसे कि कोई खाना बन रहा है, तो खाना भी जब अभिक्रिया से गुजरता है, कोई प्रोसेस होती है, तो जिसके अंदर भी एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखो इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, देखो कि होने वाले परिवर्तन, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। तो देखो अवस्था में परिवर्तन आता है। बात को समझो, पहले अवस्था कैसी थी, जैसे रोटी की अवस्था, देखो पहले पानी अलग था और आटा सूखा हुआ था, अब मैंने इनको मिलाया तो रोटी बनी, तो इसका शेप अलग है, इसका आकार अलग है। बात समझना, जैसे कि बर्फ है, आप बर्फ का टुकड़ा लो, ठीक है, अब बर्फ के टुकड़े को आप गरम गरम तवे के ऊपर रख दो, गरम गरम तवे के ऊपर रख दो, तो बर्फ का टुकड़ा पिघल के किसमें चेंज हो जाएगा, पानी में। मतलब जो बर्फ था वो पहले एक सॉलिड था, ठोस था, बिल्कुल भाटे जैसा था, मतलब क्या था, कठोर था, लेकिन उसके बाद वो क्या बन गया, पानी बन गया। मतलब क्या आया कि पहले उसकी आकृति कैसी थी, बिल्कुल ठोस जैसी थी, वो कठोर था, ठीक है, तो बाद में क्या बन गया, पानी, मतलब बाद में लिक्विड बदल गया। तो उसकी अवस्था में क्या आता है भाई साहब, परिवर्तन आता है। उसके बाद रंग में परिवर्तन, देखो पहले बिल्कुल सफेद था, लेकिन पानी बनने के बाद उसमें उसके रंग में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तापमान में परिवर्तन, देखो पहले उसका टेम्परेचर बहुत कम था, क्योंकि पहले बिल्कुल ठंडा था, बर्फ का टुकड़ा पहले क्या था, ठंडा था। उसके बाद क्या हुआ, तापमान परिवर्तन, हमने उसको गर्म किया तो पानी गर्म भी होगा। तो ये बात है। उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन, देखो अगर हम किसी को उष्मा देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई खाना बन रहा है, ठीक है, एग्जांपल खाने से लेते हैं, फिर से भूख लग रही होगी आपको, तो बार बार खाना नाम सुन के, ठीक है, भूख नहीं लगानी, पहले पूरा चैप्टर करना है, उसके बाद को भूख लगाना है। अब बात को समझो, सबसे पहले यहाँ पे कि उष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होता है कि उष्मा को अपने अंदर खींचना, उष्मा को अपने अंदर खींचना, और उत्सर्जन मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। जैसे कि कोई कुकर है, कुकर के अंदर खाना पक रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर उष्मा है, लेकिन जैसे ही अपन सीटी पे ऊपर करते हैं तो सारी उष्मा कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। मतलब किसी के अंदर अगर उष्मा को डालेंगे
तो वो क्या कहलाएगा, अवशोषण। लेकिन अगर बाहर निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाता है। बात एक ही नहीं समझ में आपको, रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और भोजन का पकना, भोजन का पचना, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को होते हैं। और ये जो है इसके अंदर होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमारे पास मेनली मुख्य रूप से दो चीजें होती है। क्या होती है, एक तो अभिकारक होता है, एक और क्या होता है, उत्पाद। देखो हम जब भी किसी चीज को बनाते हैं ना, तो एक तो उस पर किसी सामान को हमें लगाना पड़ता है, ठीक है, और एक बन के क्या बन के निकल के क्या आता है, बात समझिएगा। एक तो क्या होता है अभिकारक, एक और क्या होता है उत्पाद। तो अभिकारक की परिभाषा क्या है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ भाई साहब, रोटी वाला। कौन सा वाला, रोटी वाला, जिसमें एक तरफ पानी था, एक तरफ सूखा आटा था। तो दोनों में रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिया बेटा लोग, भाग लिया कि नहीं लिया। उसके बाद उत्पाद, जिन पदार्थों का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम उत्पाद कहते हैं। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमने जिन दो चीजों को मिलाया उसके बाद जो निकल के आया, क्या निकल के आई, एक रोटी तैयार हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उत्पाद बोलेंगे। मतलब अभिकारक तो क्या होते हैं, जो इसके अंदर हिस्सा लेते हैं स्टार्टिंग में, और जो बनता है मतलब जो प्रोडक्ट बाहर निकलता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। और जो प्रोडक्ट को बनाते हैं वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। बात एक ही नहीं समझ में आपको कि जो प्रोडक्ट को बनाते हैं ना वो क्या है, हमारे पास अभिकारक है। लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है अभिक्रिया से गुजरने के बाद वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे कोई कार्बन है, एक और क्या है, ऑक्सीजन है। बात समझ लेना कि ये कार्बन है अपने पास बेटा लोग, क्या है अपने पास, ये कार्बन है, ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब ये कार्बन जल जाता है। क्या होता है, कार्बन जल जाता है। अब मैंने यहाँ पे O2 ही क्यों लिया, क्योंकि ध्यान रखना है आपको कि कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल ही नहीं सकती। किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब बहुत बार देखा होगा आपने कि मान लो किसी डिब्बे के अंदर आपने कोई कागज जला के रख दिया, ठीक है, बात समझना, बिल्कुल पैक डिब्बा है, उसके अंदर आपने कोई कागज जला के रख दिया है, उसको ऊपर से ढक दो तो मेरी गारंटी वो कागज बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर की सारी ऑक्सीजन क्या होगी, खत्म होगी। मतलब कि आग को जलने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हम कार्बन को जलाएंगे ना तो ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, ठीक है। अब तो कार्बन जलने लग जाएगा, तो जलेगा ना तो एक गैस बनाएगा, क्या बनाएगा, CO2, जिसे क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। बात समझना, कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूँ ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मतलब यहाँ पे देखो ये C और O2 क्या है बेटा लोग, अभिकारक है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, अभिकारक है, क्योंकि जो हिस्सा लेता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और जो CO2 गैस है ना वो क्या है, हमारे पास उत्पाद है, क्योंकि ये इन दोनों से मिलके बन रही है, ठीक है। तो बच्चों हमने रासायनिक अभिक्रिया का मतलब तो समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद देखो पाठ का नाम क्या था, समीकरण भी था उसके पीछे। तो समीकरण का मतलब समझता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया को जिस रूप में निरूपित किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझिएगा कि हमने जो रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, जो भी हमने प्रोसेस लिखी है, उसको बिल्कुल इस फॉर्म में लिखना। जो रासायनिक अभिक्रिया जो प्रोसेस थी ना उसको इस फॉर्म में जमाना, यही हमारी क्या होती है, रासायनिक समीकरण होती है। बात समझिएगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना उसको इस प्रकार से लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाती है। देखो इसके अंदर एक और पॉइंट लिख रखा है मैंने कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास अभिकारक और जो उत्पाद है ना, देखो यहाँ पे पहले समझते हो कि अभिकारक का मतलब क्या है। देखो अभिकारक के हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे पास ये क्या है बेटा लोग, अभिकारक है। ये दोनों क्या है, अभिकारक है, ठीक है ना। और ये क्या हमारे पास, उत्पाद है। अब यहाँ पे आपको जानना है कि ये तो अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। अब इनके जो तत्व है यहाँ पे, इनके जो भी नाम है, जैसे ये मैग्नीशियम है, ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम जो है उसकी अवस्था कैसी है, देखो मैंने कोष्टक में लिख रखा है एस। अब ध्यान रखना है आपको कि एस का मतलब क्या होता है। देखो एस मतलब क्या होता है, सोलिड। सोलिड मतलब क्या होता है, कठोर। मतलब जो चीज कठोर रहती है ना उसके लिए अपन क्या दर्शाएंगे, एस से, ठीक है। लिखता हूँ यहाँ पे कठोर लिख देता हूँ। ये किसके लिए रहेगा, हमारे पास कठोर के लिए रहेगा। अगर बात करता हूँ मैं जी की, तो जी की स्प्लिट कहाँ से स्टार्ट होती है, गैस से। मतलब कि जो है ना O2 वो किस अवस्था में रहेगा, गैस अवस्था में। किस में रहेगा, गैसीय अवस्था में रहता है, ठीक है। अगर बात करता हूँ एक और आता है, देखो चिन्ह एल। अब एल मतलब क्या होता है, लिक्विड। मतलब क्या, तरल पदार्थ। देखो पता है आपको तीन अवस्थाएं होती है, एक तो कठोर, एक गैस, एक और क्या होती है, तरल। तो कठोर से तो सॉलिड, गैस से यहाँ पे गैस के लिए अपन लिख दो यहाँ पे जी, ठीक है ना। और बात करता हूँ तरल की मतलब लिक्विड, तो एल से स्प्लिट होती है। तो यहाँ पे Mg जो है मैग्नीशियम जो है कठोर है तो सॉलिड आ गया। ऑक्सीजन
ये गैस है तो गैस आ गया। और जो पदार्थ बनेगा मतलब क्या बनेगा, देखो मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर मैं ऑक्सीजन से करवाता हूँ तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो एक कठोर पदार्थ होता है। तो MgO यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। बात लेकिन समझ में आपको कि जो हमने अभिकारक और उत्पाद लिखे हैं ना, उनके साथ साथ उनकी जो अवस्था है वो भी लिखनी पड़ती है। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये टॉपिक जो है ना आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को आपको छोड़ना ही नहीं है। लेकिन हमने इस वीडियो को, इस टॉपिक को वीडियो के सबसे लास्ट में करा रखा है, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। क्यों? क्योंकि सबसे टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट में क्यों कर रखा है इसे, बात समझिएगा। क्योंकि ये टॉपिक जो है ना थोड़ा सॉल्यूशन वाला है, इसको कुछ समझना है। तो इससे पहले इसके जितने भी लिखावट है, जितने भी लिखे हुए क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, पहले हम उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है ना उसको सोल्व करेंगे। तो करते हैं इसके बाद, देखो क्या आता है। तो बच्चों अब हमारे पास टॉपिक का नाम आता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने रासायनिक अभिक्रिया का मतलब समझ लिया, रासायनिक समीकरण का मतलब भी समझ लिया। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का मतलब समझते हैं कि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ प्रकार लिख रखे हैं। सबसे पहले को आता है संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसके नाम दो है, ठीक है ना, एग्जाम में दोनों नाम आ सकते हैं। उसके बाद क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और उसके बाद है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। देखो इस ऑक्सीकरण को आप उपचयन भी लिख पढ़ सकते हो। उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही बात होती है। सबसे पहला प्रकार हमारे पास आता है, देखो संयोजन अभिक्रिया। इसका मतलब समझो, देखो नाम पे जाओ डायरेक्ट कि नाम में क्या लिखा हुआ है, संयोजन। संयोजन का मतलब क्या है कि किन्हीं दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ना। क्योंकि देखो नाम में फर्क है, समझ में आ रहा है मुझे कि संयोजन मतलब क्या होता है कि जोड़ना होता है वैसा। तो जोड़ दो कि संयोजन अभिक्रिया, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, मतलब इसमें आपस में चीजें क्या होती है, मिलती है। आपस में चीजें क्या होती है, मिलती है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बात समझना, उत्पाद तो क्या बनेगा हमारे पास, एक बनेगा, लेकिन जो हिस्सा लेने वाले अभिकारक होते हैं ना वो दो या दो से अधिक होंगे। तो एग्जांपल देखो कोयले का धन, ये वाला एग्जांपल मैंने पहले ही बताया था आपको। इसमें कार्बन क्या है, सॉलिड अवस्था में है, और ऑक्सीजन गैस अवस्था में। मतलब अगर मैं कार्बन को गैसी मतलब कि ऑक्सीजन के साथ जलाता हूँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे देखो आखिर अभिकारक कौन है, देखो ये दोनों जो है ना वो क्या हमारे पास अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हमारे पास उत्पाद है। अब ये संयोजन अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अभिकारक क्या है, दो है, और उत्पाद क्या है भाई साहब, एक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगर ऐसे एक और एग्जांपल है, को जल का निर्माण होना। अगर मैं 2H2, ये गैस अवस्था में है, और ये 2 ये भी गैस अवस्था में है, तो क्या बन जाएगा, H2O, मतलब क्या है, जल बन जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये पानी, मतलब कि लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद नंबर 2 पे बात करता हूँ, तो नाम लिखा हुआ है वियोजन अभिक्रिया। तो देखो ये वियोजन जो होता है ना, जो नंबर 1 पे पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, संयोजन, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब संयोजन के अंदर क्या था, अभिकारक जुड़ रहे थे, अभिकारक ज्यादा थे और उत्पाद क्या था, एक था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, एक, कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करना है, एक से करना है, लेकिन उत्पाद क्या बना रहे, ज्यादा बना रहे हैं। देखो उसके अंदर क्या था, इससे पहले वाले में, कि दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या होता है, बदल जाता है। देखो एग्जांपल दे रखा है, CaCO3 किस में टूटेगा, CaO और CO2 में। देखो ये वाला CaCO3 CaO और CO2 में टूट जाएगा। यहाँ पे एक कार्बन था तो कार्बन का कार्बन लिख दिया, ऑक्सीजन 3 थे तो एक ऑक्सीजन इस Ca के साथ आ गया और 2 ऑक्सीजन इस C के साथ चल गए। ठीक है, तो ये भी 3 प्रकार का हो सकता है। बात समझना कि ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। देखो अब डायरेक्ट तो ये चेंज हो नहीं जाएगा, CaCO3 CaO CO2 डायरेक्ट तो चेंज हो नहीं जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसा मैं क्या करूं, हम 3 टाइप से कर सकते हैं। एक तो क्या है, ऊष्मीय वियोजन, कि इसे उष्मा दें, मतलब उष्मा मतलब क्या होता है, किसी को गर्म करना, क्या करना, गर्म करना। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो उष्मा, एक तो गर्म करके। एक और क्या है, विद्युत वियोजन, विद्युत मतलब क्या, किसी को करंट देके, मतलब बिजली देके, वो क्या हमारे पास विद्युत वियोजन है। अगर बात करता हूँ प्रकाशीय वियोजन, किसी को प्रकाश में रख दो तो भी वो क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया संबंध हो जाएगी। बात आई समझ में। एक तो क्या ऊष्मीय वियोजन, एक विद्युत वियोजन, एक और क्या प्रकाशीय वियोजन। किसके प्रकार है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। तो बच्चों अब नंबर 3 पे आते हैं कि नंबर 3 पे देखो क्या लिखा हुआ है कि विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो विस्थापन का मतलब समझो, विस्थापन का मतलब क्या होता है, सिंपली कि किसी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पटकना। मतलब कि किसी जो चीज एक जगह थी उसको वहां से उठाया और दूसरी जगह रख दिया तो क्या हो गई, विस्थापित हो गई। तो वो अपने को यहाँ पे करना है। देखो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिख रहा है, इसका मतलब समझना है पहले आपको। देखो यहाँ पे क्या है, पहले Fe है। Fe का मतलब बेटा लोग क्या होता है, लोहा होता है। क्या होता है, लोहा।
यहाँ पे एक और क्या है Cu, ये क्या है अपने पास कॉपर है, ये क्या है SO4, इसका मतलब है मेरा सल्फेट, क्या है बता लो सल्फेट है। मैंने परिभाषा के अंदर लिख रखा है कि अधिक क्रियाशील तत्व, जो देखो अकेला कौन है यहाँ पे Fe है, तो ये क्या रहेगा बेटा लोग अपना अधिक क्रियाशील तत्व रहेगा, कौन सा रहेगा अधिक क्रियाशील, कौन सा रहेगा ये अधिक क्रियाशील, कौन रहेगा Fe। अगर बात करता हूं मैं सल्फेट की SO4, ये क्या है अपने पास कम क्रियाशील है, क्या है कम क्रियाशील। तो बात क्या बोली मैंने यहाँ पे कि अधिक क्रियाशील जो है ना वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है विस्थापित करता है, मतलब क्या करता है अलग। मतलब क्या है कि ये Fe जो दिख रहा है ना आपको, वो इस SO4 को यहाँ से तोड़ के मतलब क्या यहाँ से निकाल के अपने साथ ले जाएगा। देखो इसके उत्पाद क्या है, देखो पहले SO4 इसके Cu के साथ था, अब वो SO4 इस Fe के साथ आ गया, क्योंकि इस Fe ने क्या करा SO4 को अपनी साइड ले लिया और इस Cu का क्या करा अकेला छोड़ दिया। पहले Cu के साथ SO4 था, अब ये SO4 इधर आ गया और Cu क्या हो गया अकेला हो गया। तो आपको बेटा लोग यहाँ पे क्या बात याद आई, देखो एक गाना सुना होगा कि सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो मानो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। तो वही बात फॉलो हो रही, देखो यहाँ पे अपना दूल्हा कौन है, देखो Fe है भाई साहब, ये जो Fe दिख रहा है ना वो कौन है अपना दूल्हा है, कौन है दूल्हा है, और Fu जो है वो कौन है अपना ससुर है, क्या है ससुर है, और SO4 मतलब क्या है दुल्हन। देखो पहले दुल्हन करेगी अपने घर पे रही, ठीक है, तो सुनो ससुर जी मतलब Fe बोल रहा है किसको Fu को कि सुनो ससुर जी अब जैसे छोड़ो मानो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी, दुल्हन मतलब कौन है SO4, तो SO4 तो जाएगी किसके साथ Fe के साथ, कि सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो मानो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा मतलब Fe के साथ। तो वे बात फॉलो करी कि करी कि सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो मानो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। तो बच्चों अब बारी आती है मतलब जैसे कि 7 नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे क्या है देखो द्विविस्थापन, देखो नंबर 3 में क्या था विस्थापन, लेकिन अब यहाँ पे क्या है द्वि, मतलब विस्थापन तो होगा लेकिन कितनी बार होगा 2 बार होगा, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो एग्जाम्पल समझते डायरेक्ट कि इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है, इसलिए क्या बोलते हैं द्विविस्थापन बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है कि Na2SO4 और BaCl2, जी है ये क्या मेटल अपना अभिकारक है, क्या है क्योंकि ये अभिक्रिया के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर इसे क्या बोलेंगे बच्चों अभिकारक बोलते हैं। अब बात करता हूँ उत्पाद की, देखो पहले यहाँ पे Na2 था और SO4 था, एक तो एक ये वाला है और एक तत्व हमारे पास ये वाला है। अब बात समझना एक Ba है एक और क्या है Cl2 है। अब होता क्या है देखो कि ये Ba जो है ना वो किसके साथ चल जाएगा SO4 के साथ चल जाएगा, देखो Ba किसके साथ आ गया SO4 के साथ चल गया, मतलब इन दोनों ने अपनी जगह क्या करी बेटा लोग चेंज कर ली, मतलब पहले इसके साथ ये था अब क्या आ गया J आ गया, ठीक है, मतलब इसने इसको त्याग के इसके साथ ज्वाइंट बना लिया, ठीक है। अब बात करता हूँ एक और की 2Na, देखो यहाँ पे Na2 बोलो, बात समझना, देखो यहाँ पे Na2 बोलो या फिर 2Na बोलो, बात क्या है एक जैसी, क्योंकि सोडियम कितना है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कितना है 2 ही है। तो Na2 यहाँ पे देखो Na2Na, बात क्या है एक ही है। अब बचा क्या देखो यहाँ पे Cl2, तो Cl ये 2 है ना उस Na के साथ भी है, एक और किसके साथ भी है Cl के साथ भी है, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन कितने तोट है, और यहाँ पे कितना आ गया 2 क्लोरीन का परमाणु आ गया, तो कितना आ गया 2NaCl। मतलब क्या हुआ कि ये वाले एन वाले ये इसका स्टार वाला और इसका एन वाला दोनों ने जुड़े तो क्या बन गया ये बन गया, और ऐसे ही SO4 और BaCl2 जुड़ा Ba जुड़ा तो क्या बन गया ये बन गया BaSO4 और 2NaCl, मतलब ये तो क्या बन गया अपना नमक बन गया, क्या बन गया बेटा लोग अपना नमक बन जाता है, ठीक है। मतलब क्या है द्विविस्थापन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार क्या होता है विस्थापन होता है। अगर इसको भी गाने से याद रखना चाहो तो गाना सुना होगा कि जूते ले लो पैसे दे दो, मतलब कि इनके पास तो क्या है जूते हैं, इनके पास क्या है पैसे, अगर ये जूते देने के मतलब Ba को दे देंगे तो इनका पैसा मतलब क्या है Na2, ये क्या करता है इसको अपने उलट दे देता है। मतलब अगर आपको एक चीज चाहिए तो आपको दूसरी चीज देनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो वही बात है यहाँ पे कि अगर आपको किसी और के साथ जुड़ना है तो आप पहले से जिसके साथ जुड़े हुए हो उसके साथ आपको हटना पड़ेगा। तो बच्चों अब नंबर 5 पे देखो नाम लिखा हुआ है कि उपचयन एवं अपचयन। देखो मैंने अब जब प्रकार बताए थे तो यहाँ पे उपचयन की बजाय में लिखा था ऑक्सीकरण, क्या लिखा था ऑक्सीकरण। आप इसे उपचयन भी बोल सकते हो और ऑक्सीकरण भी बोल सकते हो, बात क्या है एक ही है। ऑक्सीकरण और उपचयन क्या है एक ही होते हैं, लेकिन अपचयन क्या होता है अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उपचयन का मतलब क्या है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, देखो नाम क्या है ऑक्सीकरण, यहाँ क्या है उपचयन, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन बढ़े और वृद्धि या हाइड्रोजन का क्या ह्रास, मतलब हाइड्रोजन तो क्या हुए कम हुए, मतलब ऑक्सीजन क्या हो जाए बढ़ती जाए और हाइड्रोजन क्या हो जाए कम होती जाए। एक तो क्या है ऑक्सीजन बढ़े और हाइड्रोजन कम हुए तो उसे क्या बोलेंगे अपन अपचयन, उपचयन बोलेंगे, क्या बोलेंगे
उपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपचयन, क्योंकि इसका नाम एक और क्या है? ऑक्सीकरण। नाम पे क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन बढ़नी चाहिए और हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए? कम। अगर इन दोनों के अंदर से एक चीज भी फॉलो हो रही है तो क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि कार्बन और O2 CO2 बनता है। देखो पहले कार्बन अकेला था, उसके बाद ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़ गए, तो ऑक्सीजन जुड़ी है, अब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो क्या कहलाएगा? ये उपचयन कहलाएगा। लेकिन इस बात करता हूँ अपचयन पे, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि। देखो उपचयन में क्या था? ऑक्सीजन बढ़ रही थी, हाइड्रोजन क्या हो रही थी? कम हो रही थी। लेकिन इसके अंदर उल्टा है, हाइड्रोजन बढ़ेगी और ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, ऐसे हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? वृद्धि। इसका ठीक अपोजिट होता है इसके अंदर। देखो यहाँ पे पहले O2 जुड़ रहा था, अब क्या जुड़ जाएगा? H2 जुड़ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा यहाँ पे? अपचयन बन जाएगा। लेकिन अगर जिसके अंदर जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। वेरी वेरी आईएमपी चीजें बैठा लो, ये ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है कि जिस अभिक्रिया के अंदर अपचयन भी हुए, मतलब क्या हुए? हाइड्रोजन भी जुड़े, और उपचयन मतलब ऑक्सीजन भी जुड़े, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जोड़ो जुड़ते हैं या फिर कम होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है, ये अभिक्रियाओं के प्रकार तो यहाँ पे क्या हुए? खत्म। उसके बाद जो टॉपिक क्या है? संस्करण। मतलब क्या है इसका? देखो कि जब कोई धातु मतलब क्या? लोहा, चांदी, तांबा, सोना, ये सब क्या होते हैं? धातु होते हैं, ठीक है ना, जो कठोर चीज होती है। ऑक्सीजन आर्द्रता, अम्ल या फिर जल, कुछ भी हो सकता है, आदि के संपर्क में आती है, मतलब किसी भी चीज के संपर्क में, मतलब किसी और टच में आती है तो उसकी ऊपरी सतह कमजोर हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन? संस्करण बोलते हैं। मतलब बात समझो कि आपने देखा होगा कि आपने के पुराने घर में कहीं भी छत पे देखा होगा कि कोई लोहे का पाइप है। क्या है? लोहे का पाइप, वो छत पे रखा हुआ है, पानी आ रहा है, पानी में भीग रहा है, धूप आ रही है, धूप में भी रखा हुआ है, ठीक है, पूरा लोहा में जंग लग जाएगी, ठीक है, मतलब लोहा क्या होगा? धीरे धीरे सड़ने लग जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? ये बोलते हैं संस्करण बोलते हैं। बात समझो कि यहाँ लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या इसका एग्जांपल है। चांदी के ऊपर काली परत, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगती है ना, तो चांदी के ऊपर किसी परत चढ़ जाती है? काली परत चढ़ जाती है। ऐसे जो तांबा होता है, तांबे के ऊपर कौन सी परत आती है? हरी परत बनती है। कौन सी बनती है? हरी परत। कि तांबे के ऊपर तो कौन सी परत आती है? हरी, और चांदी के ऊपर क्या आती है? काली, और लोहे पे क्या लगती है? जंग लगती है। देखो उसके बाद क्या नाम लिखा हुआ है? विकृत गंधिता। इसका मतलब समझो देखो कि वसायुक्त तेली खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उसके स्वाद में और रंग गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिका कहते हैं। देखो कि वसायुक्त तेली खाद्य सामग्री, कि जो वसायुक्त सामग्री होती है जिसमें वसा शामिल होती है, जो मतलब जो ऑयली होती है, ठीक है, जो तेली खाद्य सामग्री है वो वायु के संपर्क में, मतलब कि अगर हमारे आसपास जो ऑक्सीजन है उसके अंदर से अगर हमारे वायुमंडल में संपर्क में आ गई, वो खुला रख दिया हमने उसको, ठीक है, तो वो क्या होता है? उपचयित हो जाती है। क्या होती है? उपचयित हो जाती है। मतलब क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी और हाइड्रोजन की आ जाएगी कमी हो जाएगी। तो क्या होता है? उसके स्वाद में और गंध में क्या होता है? परिवर्तन। कि मतलब उसका स्वाद जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, और गंध मतलब उसकी खुशबू या बदबू जो भी है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। अच्छा टॉपिक है। तो बच्चों इसके बाद देखो अच्छा टॉपिक है, आईएमपी टॉपिक है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया। ये दोनों नाम में आपको कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है, अच्छे से समझना है कि इसका मतलब क्या होता है एक एक का। कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो पर्याप्त लिखी हुई है कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के साथ उष्मा का उत्सर्जन भी होता है। मतलब देखो अभिक्रिया के अंदर अभिकारक मिलेंगे तो उत्पाद बनेगा, लेकिन उत्पाद तो बन गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा उष्मा बच जाए और वो बाहर निकल जाए, मतलब उष्मा बच जाएगी और वो बाहर निकल जाएगी, मतलब उष्मा का उत्सर्जन हो जाएगा, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब जिसमें एक्स्ट्रा उष्मा बचे, ठीक है, कुछ बच जाए और वो बाहर निकल जाए, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि देखो यहाँ पे CH4 गैसीय अवस्था में है, 2O2 भी गैसीय अवस्था में, तो यहाँ पे क्या होता है? CO2 और 2H2, मतलब CH कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और जो जल है वो भी वाष्प बन के निकल जाएगा, भाप बन के बाहर निकल जाएगा। जैसे देखो आपने कुकर देखा होगा, कुकर के अंदर भी खाना पक रहा है तो आप सीटी ऊपर कर दो तो सारी गैस जो वक्का निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो वही क्या अपना यहाँ बैठा लो, क्या है? उष्मा है। मतलब उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, मतलब उष्मा क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। उसे क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर बात करता हूँ उष्माशोषी की, तो इसका ठीक अपोजिट है, और इसके अंदर उष्मा निकलती नहीं है, अपने को उल्टा उष्मा देनी पड़ती है। उष्मा क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। जैसे कि देखो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए, क्योंकि अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद बनता है, तो उत्पाद कब बनेगा? जब मैं अभिक्रिया में कुछ उष्मा दूंगा। तो जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा, देखो उष्मा भी दे सकता हूँ, प्रकाश मतलब को लाइट में रख सकते हैं, प्रकाश में रख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा मतलब करंट भी दे सकते हैं। विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है
उसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया करता है। देखो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो वियोजन अभिक्रिया से। जो वियोजन अभिक्रिया थी ना वो ये वाली अभिक्रिया ही होती है, क्योंकि वियोजन का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को तोड़ना, अलग अलग करना। अब वो अपने आप तो टूट नहीं जाएगी, हमें कुछ ना कुछ तो उसमें उष्मा देनी पड़ेगी, तो वो कौन सा है, उष्मा शोषी अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, काउंट होता है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलो या फिर क्या बोलो, वियोजन अभिक्रिया बोलो, मतलब वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो बच्चों इसी के साथ अपना एक चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। तो लेकिन अपना एक टॉपिक रह गया, तो कौन सा वाला, कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो अब उस टॉपिक को हम समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब बात करता हूं मैं अगर रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की, तो नाम का मतलब समझो, मतलब क्या होता है। देखो संतुलित का मतलब क्या है, कि बैलेंस करना। अब बैलेंस कब करते हैं, जब कोई चीज क्या होती है कम ना, कोई चीज क्या होती है ज्यादा, मतलब दोनों तरफ बराबर अगर हिस्से आ गए तो वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। देखो समीकरण के अंदर क्या होता है, एक तो अभिकारक होता है इस साइड वाला, और इस साइड वाला क्या होता है, उत्पाद होता है। अगर अभिकारक और उत्पाद के परमाणु जो तत्व हैं उन सभी के संख्या अगर एक जैसी आ गई तो मतलब क्या है, वो संतुलित है। तो एग्जांपल देता हूँ, क्या आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन वो कितने, दो हैं। ये हाइड्रोजन H परमाणु जो है कितने, दो हैं। लेकिन अगर बात करता हूँ अभिकारक की, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, दो लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो है ना, यहाँ पे कितना, एक। तो दो एक कितना हो जाएगा, तीन। मतलब अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन कितना है, तीन है। बट जो उत्पाद है उसके अंदर हाइड्रोजन कितना है, दो है। मतलब यहाँ पे क्या है, अभिकारक और उत्पाद दोनों के हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, अलग अलग। मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो हमें यही करना है, क्या करना है, सीखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कि अभिकारक और जो उत्पाद है उनके जितने भी यहाँ पे परमाणु हैं, तत्व है, वो सारे के सारे लिख दो। एक तो हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक और कैल्शियम है। ये क्या दिखेंगे, उत्पाद के अंदर भी है और क्या है, अभिकारक के अंदर भी। अब जो करना क्या है, पहले गिनने हैं कि अभिकारक क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है। तो गिन लो यहाँ पे हाइड्रोजन आखिर कितने हैं। देखो एक हाइड्रोजन तो ये वाला है, एक हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला। लेकिन इसके बाहर क्या लगा था, होल्ड टाइप लग रहा है। मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन कितनी बार आएगा, दो बार आएगा, क्योंकि इसके बाहर कोष्टक में क्या लगा हुआ है, दो लगा हुआ है। कि ये जो दो है ना बेटा लोग, ये दो जो लगा हुआ है बाहर, देखो व्हाइट कोष्टक के बाहर लगा हुआ है। मतलब ये दो इस ऑक्सीजन के साथ भी आएगा और हाइड्रोजन के साथ भी आएगा। तो ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दो तो हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, कितने हो गए बेटा लोग, तीन हाइड्रोजन हो गए। लेकिन बात करता हूँ मैं उत्पाद की, तो उत्पाद में तो कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, लिख दूंगा कितना में, दो हाइड्रोजन। उसके बाद देखो अपना नाइट्रोजन। अब देखते हैं, इधर एक है तो लिख दें यहाँ पे कितना, एक। बात करता हूँ उत्पाद में कितने हैं, देखो एक है, लेकिन इसका भी क्या है, होल्ड वाइज। मतलब क्या है, ये भी दो बार है, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, कोष्टक के बाहर दो लगा हुआ है। मतलब ये कितनी बार है, दो बार है। तो कितने आ जाएंगे उत्पाद में अपने पास, दो आ जाएंगे। अगर ऐसे बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो देखो ऑक्सीजन कितना है, तीन ऑक्सीजन के परमाणु तो यहाँ पे है, ये दो यहाँ पे। देखो क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, दो, अंदर क्या है, ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे बाहर दो है तो दो कितने, दो एकम दो। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, दो, यहाँ पे कितने हैं, तीन। तीन और दो कितने होते हैं, पांच। मतलब अभिकारक में कितने हैं, पांच है। और उत्पाद में गिनते हैं, एक ऑक्सीजन बाहर है, अंदर कितने हैं, तीन, बाहर कितने हैं, दो। तो तीन दोनों कितना हो जाएगा, छः, छः और एक वो बचा हुआ, सात। कितने हो गई, सात। अगर बात करता हूँ कैल्शियम की, देखो यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो एक लिख दो। एक और क्या है, इधर इधर भी एक ही, तो इधर भी इसको एक लिख दो। सबसे पहले आपको करना है क्या, देखो यहाँ पे इधर नाइट्रोजन में कितना है, एक है, उधर कितना है, दो। तो किसी को कम नहीं करना है, किसी को बढ़ाना है। मतलब जिसमें कम है ना उसको बढ़ाना है, कहाँ तक, ताकि दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे अभिकारक के अंदर नाइट्रोजन कितना है भाई साहब, इधर एक है, और उत्पाद में कितना है, दो। तो ऐसा मैं क्या करूँ कि इधर भी क्या हो जाए, दो हो जाए। तो करना कुछ भी नहीं है आपको, कि जहां भी आपको ये दिख रहा है ना नाइट्रोजन, उसके अंदर आपको करना क्या है, दो का गुणा करना है। जैसे कि अगर मैं इसमें दो का गुणा करता हूँ, तो इसका गुणा अगर मैं करूंगा ना पूरे से, तो जब मैं किसी इस पर यौगिक के बाहर अगर दो लिखूंगा ना, कोई संख्या लिखता हूँ, तो इसके अंदर के जितने भी परमाणु हैं वो सभी के साथ आता है। मतलब ये दो इस हाइड्रोजन के साथ भी आएगा, इस नाइट्रोजन के साथ भी आएगा, और इस ऑक्सीजन के साथ भी आएगा। तो देखो यहाँ पे पहले नाइट्रोजन एक था, लेकिन जब मैंने बाहर दो लगाया तो कितने नाइट्रोजन हो गए, दो नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। ऐसे ही उधर कितने नाइट्रोजन है, पहले से दो है, तो नाइट्रोजन तो क्या कर संतुलित हो गए। तो यहाँ पे एक के हट के यहाँ पे आ जाए, कितना आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। पहले एक था, कितना आ गया, दो आ गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे दो लिखूंगा, अब यहाँ हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। देखो पहले हाइड्रोजन एक ही था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ गए, दो आ गए। कितना आ गए, दो आ गए। अब इधर भी कितने, दो हाइड्रोजन थे, तो दो और दो कितने हो जाएंगे, चार। मतलब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी बेटा लोग, यहाँ पे चार हो जाएगी। ऐसे ही पहले कितनी, देखो यहाँ पे तीन थी, अब कितनी हो गई, यहाँ पे चार हो गई। ये तो समाप्त हो गए, नहीं कितनी है, चार आ गई। ऐसे ही उसके बाद देखो अपना हाइड्रोजन ही बढ़ा, लेकिन ऑक्सीजन ही बढ़ेगा। पहले तीन थे, तीन दोनों कितना होता है, छः,
यहाँ इधर कितने, 2 एकम 2, 6 और 2 कितने होते हैं 8, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8। अब देखो यहाँ पे पहले कितने थे, यहाँ पे 5 थे, तो 5 पे गोला बनाओ, अब इनके कितने आ गए 8 आ गए, तो अब इसको 8 लिख देते हैं, ठीक है। पहले 5 थे, मैंने 5 को गोले में लिख दिया, नए कितना है 8 आ गए। अब जैसे इधर देखो फिर से यहाँ पे इधर हाइड्रोजन बढ़ गए, अब यहाँ पे नाइट्रोजन तो क्या हो गए, संतुलित हो गए, दो उधर दो आ गए। लेकिन बात करता हूँ मैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इधर तो कितने उत्पाद में 2 है, इधर कितने 4 है, तो अब उत्पाद में बढ़ाएंगे, क्योंकि इधर तो क्या है 4 बड़ा है, तो 2 में वो 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मैं, जो इधर अपना H2 है ना, इसमें आगे में किसका गुणा करता हूँ 2 का। देखो कि अगर मैं जैसे इसके आगे किसका गुणा करता हूँ 2 का गुणा करता हूँ, तो पहले 2 थे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पे अब उत्पाद में अपने पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा लोग, 4 हो जाएंगे। तो उत्पादन में कितने हो गए 4, और अभिकारक में कितने हैं 4। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 2 का गुणा करता हूँ ना, तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी आएगा। तो पहले यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन था, ये 3 दूना 6, 6 ने कितने हो रहे थे 7 हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे 1 की वजह कितने आ गए 2 आ गए, तो 3 दूना 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। तो जैसे ही हमारे ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8। तो देखो आप यहाँ पे इधर भी ऑक्सीजन 8 है, इधर भी ऑक्सीजन 8 है, इधर भी नाइट्रोजन कितने हैं 2, इधर भी कितने हैं 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, 4 है, इधर भी कितने हैं 4, इधर भी 1 कैल्शियम, इधर भी कितना है 1, मतलब सारे के सारे तत्व एक जैसे हो गए, किसमें अभिकारक और उत्पाद में। तो इसे ही क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संचालित करना। तो ऐसे ही बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आते हैं, जिसको हम एक नई वीडियो के अंदर बिल्कुल अच्छे से 4 से 5 एग्जाम्पल की एक छोटी वीडियो आएगी 10 से 15 मिनट की, उस वीडियो को आपको देखना है। उसके अंदर जितने भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है ना, उन सारे क्वेश्चन को उसके अंदर रखने वाले हैं अपन। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर।